हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। और मैं आज वाइटल नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 75 जो हमारा आज गणतंत्र दिवस है उसके उपलक्ष्य में, तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि रिपब्लिक डे जो आज है, आ, इस पे मैं एक अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ कि सीएचओ और जो एनएचएम स्टाफ नर्स के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं फ्यूचर में, जैसे एमपी सीएचओ है, झारखंड सीएचओ है और राजस्थान सीएचओ का जो एग्ज़ाम है, और उसके साथ साथ एनएचएम स्टाफ नर्स है। तो इनके कोर्सेज जो हैं वो हमारे वाइटल नर्सिंग एकेडमी के ऐप पे जो है वो अपलोड हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो एक बार ज़रूर वॉच कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शंस में अपना ओपिनियन ज़रूर रखें। और नेक्स्ट बात ये कह रहा था मैं कि एम्स नॉर्सेट जो अप्रैल में होने की संभावना है, तो उससे रिलेटेड जो सीरीज है वो भी आपकी जल्दी से जल्दी शुरू कर दी जाएगी। ठीक है। 3 फैब जो एनएचएम स्टाफ नर्स राजस्थान का एग्ज़ाम है उसके लिए अभी ये जो सीरीज मैं रन कर रहा हूँ, ये सीरीज उस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल पे आप सब्सक्राइब करें। वीडियो आज स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चंस के साथ। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का। ये आपका आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या है। नर्स इज रिव्यूइंग द रिकॉर्ड ऑफ ए क्लाइंट विथ ए डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग द इनर ईयर। ठीक है, इनर ईयर का कोई डिसऑर्डर है जिसको रिकॉर्ड को नर्स जो है रिव्यू कर रही है। विच ऑफ फॉलोइंग वुड द नर्स मोस्ट लाइकली एक्सपेक्ट टू नॉट डॉक्यूमेंटेड एज असेसमेंट फाइंडिंग इन द क्लाइंट। अब देखिए, सबसे बेस्ट क्वेश्चंस कहाँ पढ़ रहा है, आपका इनर ईयर पे पढ़ रहा है। अब इनर ईयर का डिसऑर्डर है तो नर्स जब उस पेशेंट्स के रिकॉर्ड को रिव्यू करती है, नर्स जब उस पेशेंट के रिकॉर्ड को रिव्यू करती है, ठीक है, तो रिव्यू करती है तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो कौन सा सिम्टम्स है जो नर्स को नोट हो जाएगा। ठीक है, या नर्स उसको डॉक्यूमेंटेड करने वाली। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है। कंप्लेंट ऑफ टिनिटस, कंप्लेंट ऑफ बर्निंग इन द ईयर, कंप्लेंट ऑफ इचिंग ऑफ इन द अफेक्टेड ईयर, या कंप्लेंट ऑफ सीवियर पेन इन द अफेक्टेड ईयर। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस क्लियर करता है। कंप्लेंट ऑफ सीवियर पेन इन अफेक्टेड ईयर, ये आपको देखने को मिलेगा ओटाइटिस एक्सटर्ना में। ओटाइटिस एक्सटर्ना में, ठीक है, एक्सटर्ना या फिर मीडिया में। ठीक है। उसके बाद ईचिंग की बात करें तो ईचिंग आपको किस में देखने को मिलता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना में देखने को मिलता है। अगर ओटाइटिस एक्सटर्ना अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति के जिस ईयर में ओटाइटिस एक्सटर्ना है या इन्फेक्शन है, उस अफेक्टेड ईयर में आपको ईचिंग देखने को मिलेगी। बर्निंग वाला जो क्वेश्चन है, कंप्लेंट ऑफ बर्निंग इन द ईयर, तो ये यूनिलैटरल या फिर बायोलैटरल जो प्रोक्सिमल बर्निंग आपको देखने को मिलेगी वो किस डिजीज में देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है रेड ईयर सिंड्रोम में। रेड ईयर सिंड्रोम में आपको देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, इसी ऑप्शंस के साथ पूछा गया है कि बर्निंग इन द ईयर किसका साइन होता है, तो आपको याद रखना है रेड ईयर सिंड्रोम का। कंप्लेंट ऑफ टिनिटस जो आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि कंप्लेंट किसकी है, इनर ईयर की है। कंप्लेंट किसकी है, इनर ईयर की है। ठीक है। अब इनर ईयर में टिनिटस जो है वो स्टार्टिंग में क्या है, मतलब मिनिमम रेंज में होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको अवॉइड करते हैं या फिर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये फिर क्या है, बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा मैनियार डिजीज का। ठीक है, मैनियार डिजीज, तो मैनियार डिजीज का क्लासिकल साइन भी क्या होता है, टिनिटस ही होता है, यानी रिंगिंग जैसे सेंसेशन आपको ईयर में जो है वो सुनाई देने लगता है, घंटियां सी बजने लगती हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, क्योंकि कंप्लेंट ही इनर ईयर का है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कंप्लेंट ऑफ टिनिटस आपको नोटिस करना पड़ेगा इस पेशेंट्स के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो इस क्वेश्चन का क्लियर हो गया आपका आंसर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है सेकंड नंबर का। नर्स हैज प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ए नर्स हैज प्रिस्क्रिप्शन टू एडमिनिस्टर हाइड्रोक्सीजिन, ठीक है, जिसको विस्टरिल बोलता है,
टू ए क्लाइंट बाय इंट्रामस्कुलर रूट, यानी हाइड्रोक्सीजीन जो ड्रग है उसका प्रेस्क्रिप्शन नर्स को मिला है और वो आपको ड्रग देनी है किस रूट से, आईएम रूट से देनी है, इंट्रामस्कुलर रूट से देनी है। बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिसिन द नर्स टेल द क्लाइंट दैट, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जब आपको हाइड्रोक्सीजीन किसी पेशेंट्स को देनी है, आपके पास प्रेस्क्रिप्शन है, तो नर जो दवाई यानी जो ये ड्रग्स है इसको देने से पहले आप पेशेंट्स को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और रूट कौन सा है, इंट्रामस्कुलर, यानी 90 डिग्री पे आपको इसको देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए एक्सेसिव सलाइवेशन इज ए साइड इफेक्ट, क्या इस ड्रग्स का ये साइड इफेक्ट्स होने वाला है। सेकंड ऑप्शन आपसे पूछा गया है देयर विल बी सम पेन एट इंजेक्शन साइट, ओके, देयर विल बी रिलीफ फ्रॉम नोजिया विद इन 5 मिनट्स, ओके, द क्लाइंट विल हैव इंक्रीज अलर्टनेस फॉर अबाउट 2 आवर्स, क्लाइंट को जो है वो अलर्टनेस जो है वो 2 आवर्स तक क्या रहेगी, इंक्रीज रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हाइड्रोक्सीजीन क्या है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सीजीन क्या है, एंटीमेटिक्स, एंटीमेटिक्स ड्रग्स है। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो सिडेटिव्स, सिडेटिव्स में भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, सिडेटिव ड्रग्स में भी इसका यूज करते हैं। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी, ठीक है, ये याद रखनी है। ठीक, सेकंड चीज आपको याद रखनी है कि सिडेटिव्स, ठीक है, सेकंड चीज आपको क्या याद रखनी है कि ये जो इंजेक्शन है ना, हाइड्रोक्सीजीन जो है ये पेनफुल होता है। ठीक है, जब आप इसको इंजेक्टेड करेंगे तो ये क्या करता है, पेन क्रिएट करता है, पहली चीज आपको याद रखनी है। अब इसी पेनफुल की वजह से आपको नर्स नर्स एज ए नर्स पेशेंट्स को क्या इंस्ट्रक्शन देना होता है कि जब भी आप इसको आईएम इंजेक्शन में रूल में या आईएम इंजेक्शन के रूट के थ्रू अगर आप इंसर्ट करते हैं पेशेंट में, तो आपको ये बोलना है कि जहाँ इंजेक्शन साइट जो होती है वहां पे आपको थोड़ा बहुत पेन जो है वो रहेगा, तो देयर विल बी सम पेन एट द इंजेक्शन साइट, ये आपका इंस्ट्रक्शन रहेगा किसके लिए, उस पेशेंट्स के लिए जिसको आप हाइड्रोक्सीजीन इंजेक्शन दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसकी नेचर में होता है कि ये पेनफुल होता है। ठीक है, पहली चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, ये मेडिसिन जो है वो एवरेज कम से कम 20 से 30 मिनट में हमें क्या करनी चाहिए, इंसर्ट करनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। एवरेज जो है हाइड्रोक्सीजीन जो है वो 20 से 30 मिनट में जो है आपको इंसर्ट करनी चाहिए। ठीक है, और 20 से 30 मिनट जब आप इंसर्ट करेंगे तो इसका इफेक्ट जो है वो आने लग जाएगा। ठीक है, तो पेनफुल होता है, ये आपको इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है, ये आपको याद रखना, और एंटीमेटिक्स है। ठीक है, तो इस हाइड्रोक्सीजीन से जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो लगभग लगभग मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, इसका इफेक्ट जो है वो आफ्टर 20 से 30 मिनट जब आप इसे देंगे तो फिर इसका इफेक्ट जो है वो आने लग जाता है एंटीमेटिक्स का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है कि जिस भी पेशेंट्स को आप हाइड्रोक्सीजीन ड्रग दे रहे हैं, विस्टारिल दे रहे हैं आईएम रूट से, तो आपको उसे बोलना है कि इंजेक्शन साइट पे आपको थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए आज का क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसिड बेस बैलेंस से आपसे क्वेश्चन आया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफी एग्जाम्स में एसिड बेस बैलेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। देखिए क्लाइंट जो है वो डायबिटिक मेलाइटस का है, पहला क्वेश्चन देखिए, हैज ब्लड ग्लूकोज लेवल इसका 644 mg/dl है। ठीक है, डायबिटिक मेलाइटस का केस है और ब्लड ग्लूकोज लेवल इसका कितना है, 644 है। तो नर्स क्या इंटरप्रिटेट करेगी, दैट दिस क्लाइंट मोस्ट एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग विच टाइप ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे अब होने वाला क्या है, देखिए डायबिटीज का शुगर लेवल कितना पहुंच गया है, 644 पहुंच गया है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कीटोन बॉडीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, कीटोन बॉडीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब कीटोन बॉडीज जब हमारी बॉडी में बढ़ने लगती हैं तो मेटाबॉलिकली वो कैसा एनवायरनमेंट बनाती हैं, एसिडोसिस का एनवायरनमेंट बना देती है। ठीक है, क्योंकि नेचर में एसिडिक होती है, इसलिए यहाँ पे आपको याद रखना है, डीएम का कभी भी इक्वेशन आपसे पूछा जाए तो उसमें एसिड बेस बैलेंस आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। जब भी क्वेश्चन आपसे डीएम से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एसिड बेस बैलेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि H+ जो आयन है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, कंपेयर टू कीटोन बॉडीज बढ़ रही हैं, ये एसिडिक नेचर होती है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा,
मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये होगा क्यों, ये इसमें होता क्या है, कीटोन जो बॉडीज हैं ये किसके बाई प्रोडक्ट हैं, फैट के हैं। ठीक है, किसके बाई प्रोडक्ट है, फैट के। क्योंकि बॉडी जो है वो अपनी एनर्जी के लिए किसका ब्रेकडाउन करने लग जाती है, फैट का ब्रेकडाउन करेगी। और फैट ब्रेकडाउन होके एंड प्रोडक्ट में क्या बनने वाले हैं, कीटोन बॉडीज बनने वाले हैं। कीटोन बॉडीज नेचर में एसिडिक होते हैं, इसलिए एसिडिक एनवायरनमेंट बॉडी का बनेगा और वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्रिएट करेगा। ठीक है, अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस और कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है आपको, ये क्वेश्चंस भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस से देखिए क्वेश्चंस और क्या बनते आए हैं, और ये सिचुएशंस आपसे पूछी भी जा सकती है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस और कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, डीएम यहाँ पे दे दिया। अब ये कंडीशंस किसकी है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, कीटो एसिडोसिस में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ एक तो ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें रेस्पिरेशन पैटर्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा रेस्पिरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको कुश्मोल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में आपको, या फिर डीएम जब बहुत ज्यादा रेंज में, इस रेंज में जब डीएम चला जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो यहाँ पे आपको कुश्मोल रेस्पिरेशन जो है वो देखने को मिलता है, ये भी इसका क्लासिकल साइन है। इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो देखिए कहाँ देखने को मिल सकता है, रीनल, अगर रीनल इनसफिशियंसी है तो भी आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, रीनल इनसफिशियंसी के केस में भी देखने को मिलता है। हाई फैटी अगर आप डाइट खा रहे हैं, हाई फैटी डाइट अगर आप खा रहे हैं तो भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा सीवियर डायरिया के केस में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, सीवियर डायरिया के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, माल न्यूट्रिशन के केस में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। अगर आप लंबे समय से स्टारवेशन पे हैं तो भी आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इलियोस्टोमी का अगर आप सक्शनिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी को इलियोस्टोमी करी है और इलियोस्टोमी की सक्शनिंग आप कर रहे हैं तो भी आपको ये देखने को मिल सकता है। कोलेस्टोमी सक्शनिंग में भी आपको देखने को मिल सकता है, ये आपको याद है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जहां जहां मेटाबॉलिक एसिडोसिस पे क्वेश्चन बनते आए हैं। ठीक है, बात करूं मेटाबॉलिक एल्किलोसिस की, तो ये आपको याद रखना है, सीवियर वोमिटिंग के केस में आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। सीवियर वोमिटिंग के केस में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप जीआई की सक्शनिंग कर रहे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अगर आप सक्शनिंग कर रहे हैं तो भी आपको मेटाबॉलिक एल्किलोसिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा कहाँ देखने को मिलता है मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, देखिए और आपको बता दूं, पोटेशियम अगर हाइपर कैलेमिया का केस है, अगर हाइपर कैलेमिया का केस है तो भी आपको याद रखना है, हाइपर कैलेमिया किसको कोज करता है, एसिडोसिस को कोज करता है, ये बात आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में भी इक्वेशंस बनता है, एसिड बेस बैलेंस में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर एक्सेसिव, अगर आप एक्सेसिव या फिर आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, लगातार अगर आप ब्लड यूनिट्स को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस देखने को मिलता है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हिट हुए हैं और बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप किसी को डायूरेटिक्स दे रहे हैं रेगुलर, तो डायूरेटिक्स भी क्या कोज कर सकती है, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस कोज कर सकती है। ठीक है, एंटासिड अगर आप दे रहे हैं तो भी वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज कर सकती है, एंटासिड अगर आप दे रहे हैं तो भी मेटाबॉलिक जो है वो कोज कर सकती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की मैं बात करूं तो आपको याद रखना है, जितनी भी ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है, जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शंस एयरवे की प्रॉब्लम है, उनमें आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा, या फिर हाइपोवेंटिलेशन। ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन यानी कैंडिडेट जो है वो प्रॉपर नॉर्मल जो है वेंटिलेट नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्शंस के केस में होगा ऐसा, जैसे अस्थमा हुआ, ब्रोंकिएक्टेसिस हुआ। ठीक है, इन केसेस में आपको क्या, सीओपीडी हुआ, तो इन केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं रेस्पिरेशन एल्किलोसिस की मैं बात करूं,
तो रेस्पिरेशन एल्किलोसिस आपको कौन से केसेस में देखने को मिलेगा, जो लास्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एल्किलोसिस की बात करें तो रेस्पिरेशन एल्किलोसिस आपको किस किस केस में देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना है रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस आपको किस केस में देखने को मिल सकता है, तो याद रखना है हाइपर वेंटिलेशन में, अपोजिट लेके चलना है इससे जस्ट। हाइपर वेंटिलेशन के केस में आपको क्या देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेशन एल्किलोसिस देखने को मिल सकता है, हाइपर वेंटिलेशन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा पेन में देखने को मिल सकता है, क्यों, कोई पेन होता है ना तो कैंडिडेट हाइपर वेंटिलेट करता है, तो इस केस में भी देखने को मिलता है। फीवर के केस में भी देखने को मिल सकता है, ये क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको याद रखना है ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ रेस्पिरेशन एल्किलोसिस पे, क्वेश्चन भी पूछा गया है। एस्प्रिन जो होती है, एस्प्रिन जो होती है इनिशियली, एस्प्रिन जो होती है वो इनिशियली 24 आवर्स, स्टार्टिंग के जो 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस जो है वो कोज करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एस्प्रिन जो है वो इनिशियली 24 आवर्स में क्या कोज करती है, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस कोज करती है। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चंस बनते थे लगभग लगभग मैंने आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा, ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एसिड बेस बैलेंस पे ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एनजी नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब दैट इट अटैच लो सक्शन, किस पे अटैच की हुई है उसको, लो सक्शन पे वो जो है एक्टिव है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब का क्लाइंट, ठीक है। विच एसिड बेस बैलेंस आपको मोस्ट लाइकली टू अकर दिस क्लाइंट। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है पिछले क्वेश्चन में कि जब भी हम जीआई सक्शनिंग करते हैं, देखिए पुराना क्वेश्चन आप देखें तो देखिए जीआई सक्शनिंग कहाँ लिखा हुआ है, मैंने जीआई सक्शनिंग लिखा हुआ है ना, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा देखिए। तो जीआई सक्शनिंग हम जब भी करते हैं तो कौन सा केस आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ गया, देखिए इस यही फायदा होता है जब रेशनल्स हमारे क्लियर होता है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब उस प्लाइंट को लगा हुआ है, लगा हुआ है। अब यहाँ पे लो सक्शन चल रहा है, यानी सक्शनिंग यहाँ पे सक्शनिंग है लेकिन लो सक्शनिंग पे है, ठीक है, कोई बात नहीं थी, लेकिन सक्शनिंग तो चालू है। केस किसका है, नेजोगेस्ट्रिक यानी जीआई का है। तो हम बताइए अब कौन सा यहाँ पे एसिड बेस बैलेंस होगा, तो आपके पास सीधा सा आंसर है कि मेटाबॉलिक एल्किलोसिस यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सक्शनिंग आप कर रहे हैं तो एसिड जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब एसिड के कंपेरिजन में क्या बढ़ेगा, बॉडी में बेस बढ़ेगा, ठीक है, बेस बढ़ेगा, यानी H प्लस जो आयन है वो तो हो रहे हैं कम, और HCO3 जो इंडिकेट करते हैं बेस को, ये क्या होंगे इसके कंपैरिजन में बढ़ते चलेंगे बॉडी में। तो हमारी बॉडी में क्या देखने को मिलेगा आपको, एसिड बेस बैलेंस में मेटाबॉलिक एल्किलोसिस आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर हो गया, ठीक है। और देखिए पूरा जो प्रीवियस मैंने आपको ये क्वेश्चंस पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे भी आने वाला है, ठीक है, लगभग लगभग क्वेश्चंस आपके यहाँ से है, ठीक है। अगर आपको एसिड बेस बैलेंस जो मतलब टॉपिक है, अगर आप उसको पढ़ना है तो आपको फिर हमारा जो पेज है, जो वाइटल नर्सिंग एकेडमी का ऐप है, वहाँ पे जाके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पूरे अच्छी तरीके से एसिड बेस बैलेंस को पढ़ाया गया है, ओके। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होने वाला, ठीक है। प्रीवियस वीडियो भी मैंने डाल रखी है, तो एसिड बेस बैलेंस पे आप एक बार विजिट कर सकते हैं। तो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं स्टडी की मैंने डाल रखी हैं, वीडियो सेक्शन में भी डाला है, लाइव वीडियोस जो सेक्शंस हैं उनमें भी प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं उनके पेपर्स के अकॉर्डिंग मैंने वीडियोस वहाँ पे डाल रखे हैं, तो वो भी आप एक बार ज़रूर विजिट करें, आपके बहुत से कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नर्स जो है वो रिव्यू कर रही है रिजल्ट ऑफ ब्लड केमिस्ट्री प्रोफाइल फॉर ए क्लाइंट हु एज लेट स्टेज सैलिसाइलेट पॉइजनिंग, ठीक है। एक क्लाइंट है जिसकी ब्लड केमिस्ट्री प्रोफाइल को नर्स जो है वो रिव्यू कर रही है, क्या रिव्यू कर रही है, क्लाइंट किस चीज का है, पहले तो ये देखिए आप, लेट स्टेज सैलिसाइलेट पॉइजनिंग का, ठीक है, और इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रखा है। तो कौन सी सीरम स्टडी है जो नर्स को रिव्यू कर रही है फॉर डाटा अबाउट द क्लाइंट एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा है, सैलिसाइलेट पॉइजनिंग हो रखा है, ठीक है, सैलिसाइलेट पॉइजनिंग यहाँ पे हो रखा है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रखा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रखा है।
तो कौन सी सीरम स्टडी है जो नर्स जो है यहाँ पे रिव्यू करने वाली है, या फिर आपको सीरम स्टडी पूछा गया है कि कौन सा सीरम है या कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी स्टडी जो है वो नर्स जो है वो इस एसिड बेस बैलेंस के ऊपर देखने वाली है या रिव्यू करने वाली है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, देखिए एसिटिल, देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एसिटिल सैलिसाइक्लिक जो एसिड है, ठीक है, इसकी क्या हो रही है, पॉइजनिंग हो रही है। ठीक है, अब इसकी पॉइजनिंग के कंपनसेट में क्या होगा, H प्लस जो आयन है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, ये बढ़ेंगे, पीएच जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, पीएच घटेगी, और इनके कंपनसेट में HCO3 यानी जो बायोकार्बोनेट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशंस होने वाली है। ये कौन क्रिएट करेगा, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड करने वाला है। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ये सेल है, ये क्या है सेल, और इसमें क्या है के है। देखिए मैं आपको बताऊं, प्राइमरी कंसर्न्स आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पोटेशियम भरे हुए हैं। ठीक है, H प्लस कहाँ है, बाहर है। H प्लस जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या है, बाहर है, वो बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। अब ये क्या है, इस तरफ आने की कोशिश करते हैं, और ये इस तरफ आएंगे, तो जाहिर सी बात है पोटेशियम को ये क्या है, बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो पोटेशियम जो है वो किस तरफ आने लग जाएंगे, बाहर की तरफ आने लग जाएंगे। तो पोटेशियम जो है वो आउटसाइड आपको देखने को मिलेंगे बॉडी के, यानी सेल्स के बाहर जो है वो कौन बढ़ रहा है, पोटेशियम बढ़ रहा है। अब पोटेशियम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है क्या देखने को मिलेगा आपको, ब्लड में हाइपर कैलेमिया, क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया। अब मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको पढ़ाया था कि दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है एसिडोसिस और एक होती है एल्कलोसिस। ठीक है, एक होती है एसिडोसिस और एक होती है एल्कलोसिस। इन दोनों में आपको याद रखना है, एसिडोसिस जब भी किसी कैंडिडेट को होता है ना, तो पोटेशियम जो है वो इंक्रीज होता है, यानी आपको एसिडोसिस के केस में क्या देखने को मिलता है, हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एल्किलोसिस के केस में क्या होता है, के प्लस जो आयन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं ब्लड सीरम में। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। यहाँ क्या देखने को मिलता है, हाइपोकैलेमिया। अब हमारे पास केस किसका है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्रिएट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड जो पॉइजनिंग हुई उसकी वजह से बॉडी में H प्लस आयन जो है वो बढ़े, और ये बढ़े तो पीएच इसके कंपनसेट में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और HCO3 भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कंपनसेशन में। ठीक है, तो कंडीशंस किसकी हो रही है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की हो रही है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है तो H प्लस आयन जो बॉडी मतलब सेल्स के आउटसाइड हैं वो सेल्स के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, और इस प्रेशर में के प्लस जो है वो आउट ब्रेस्ट होकर सेल से बाहर आ जाते हैं। अब सेल से बाहर आएंगे तो ब्लड सीरम में किसकी संख्या बढ़ने वाली है, पोटेशियम की क्या हो जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना होता है, 3.5 टू 5.1 MEQ पर लीटर। ठीक है, तो 5.1 से जो है वो पोटेशियम क्या हो जाएगा, ज्यादा होने लग जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशंस के साथ, इस कंडीशंस के लिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कंडीशन में हमेशा हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है, और मेटाबॉलिक एल्किलोसिस के कंडीशंस में आपको हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है, सैलिसाइक्लिक एसिड जो पॉइजनिंग होती है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए इसमें आपको क्या देखने को मिल सकता है, ट्विचिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, ट्विचिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सीजर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, क्या देखने को मिलेंगे, सीजर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको हाइपरनिया देखने को मिलेगा, हाइपरनिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, CNS जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या हो जाएगा, डिप्रेस होने के चांसेस भी यहाँ आपको सिम्टम्स इसके दिखाई देने लग जाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भाई जब एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड का पॉइजनिंग हो, ठीक है, पॉइजनिंग हो तो कौन सा सीरम लेवल जो है वो हम चेक करते हैं, रिव्यू करेगी नर्स। तो आपको याद रखना है पोटेशियम जो सीरम लेवल है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं जब किसी भी कैंडिडेट को एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड पॉइजनिंग होता है। तो क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, अगर मान के चलिए कि किसी को एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड की पॉइजनिंग हुई है, ठीक है, देखिए इसके लिए आप इसको ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं, तो एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। क्या देते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। ये भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो हम उसके ट्रीटमेंट में या एज ए एंटीडोट हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो एक्टिवेटेड चारकोल इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा, ठीक है। पोटेशियम को हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स प्रिपेयर टू ट्रीट ए चाइल्ड विथ एसिटोअमाइनोफेन टाइनोलॉन, जिसको बोलते हैं अपन ओवरडोज। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा इमरजेंसी का क्वेश्चन है। एक बच्चा है जिसको एसिटोअमाइनोफेन या फिर टाइनोलॉल की ओवरडोज हो गया है। नर्स रिव्यू फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शंस एक्सपेक्टिंग दैट विच ऑफ फॉलोइंग विल बी प्रिस्क्राइब। यानी किसी बच्चे को जिसको इमरजेंसी में लाया गया है उसको एसिटामाइनोफेन का पॉइजनिंग हो चुका है। अब नर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि भैया डॉक्टर जो है प्रेस्क्रिप्शन में ये दवा लिखने वाले हैं। अब वो दवा आपके सामने है तो कौन सी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे किस पे, एंटीडोट पे क्वेश्चन पूछा गया है। और आप सभी को पता है कि नर्सिंग सेक्टर्स में आने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं और जो हो रखी हैं उनमें एंटीडोट पे एक क्वेश्चन फिक्स होता है। किसी भी एग्जाम्स को आप उठा के देख लीजिए, एंटीडोट पूछा ही जाता है क्योंकि इमरजेंसी में कैटेगरी में ये क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए प्रोटामिन सल्फेट, सक्सीमर जिसको चीमेट बोलते हैं, विटामिन के जिसको फाइटोनाडीन बोलते हैं, ठीक है, फाइटोनाडियोन, और एसिटाइल सिस्टीन जिसको म्यूकोमिस्ट बोलते हैं। आपको मुझे ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अनजूम कर लेता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब आप मुझे बताइए कि एसिटामाइनोफेन ओवरडोज हुआ है तो आप इसको क्या देने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपका है प्रोटामिन सल्फेट। तो आप सभी को पता है, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटामिन सल्फेट हम किस में देते हैं, हिपेरिन के एंटीडोट के रूप में देते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हिपेरिन की जब टॉक्सिसिटी हो या फिर पॉइजनिंग होती है तो उसके एंटीडोट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोटामिन सल्फेट का करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, आईवी एंटीकोगुलेंट का अगर आपसे एग्जांपल पूछें तो भी आपको याद रखना है हिपेरिन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है आईवी एंटीकोगुलेंट का, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ओरल एंटीकोगुलेंट कौन सी है, तो ओरल एंटीकोगुलेंट आपका ओरल एंटीकोगुलेंट, ठीक है। ओरल एंटीकोगुलेंट का एग्जाम्पल कौन है, तो कौन है, वॉरफेरिन। कौन है, वॉरफेरिन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जिसको क्यूमोडिन बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, क्यूमोडिन, ठीक है। और वॉरफेरिन की जब टॉक्सिसिटी होती है तो इसके एंटीडोट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो विटामिन के का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको याद रखना है, समझ गए। वॉरफेरिन का जब एंटीडोट का इस्तेमाल करना है आपको, वॉरफेरिन जब किसी को चल रहा है और उसको टॉक्सिसिटी हो जाए या पॉइजनिंग हो जाए तो उस केस में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, एज ए एंटीडोट विटामिन के का इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया और ये भी गलत हो, दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए। प्रोटामिन सल्फेट किसका एंटीडोट है, हिपेरिन का है जो कि एक आईवी एंटीकोगुलेंट है। और विटामिन के किसका है, वॉरफेरिन का है जो कि एक ओरल एंटीकोगुलेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके सेकंड ऑप्शन सक्सीमर जिसको चीमेट बोलते हैं। ये किसका एंटीडोट है, ये लेड पॉइजनिंग का, वो इसका है एंटीडोट, लेड पॉइजनिंग। अगर किसी व्यक्ति को लेड पॉइजनिंग हो चुकी है तो उसके एंटीडोट में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सक्सीमर का इस्तेमाल करेंगे या चीमेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये लेड पॉइजनिंग का एंटीडोट कौन है, आपका सक्सीमर है। क्लियर हो गया। अब आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो लास्ट ऑप्शन आपका क्या बचा, एसिटाइल सिस्टीन, ये जिसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूकोमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है एंटीडोट, ये किसका है, एंटीडोट फॉर एसिटामाइनोफेन, ठीक है, एसिटामाइनोफेन, ठीक है। ये आपको याद रखना। अगर एसिटामाइनोफेन जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो एसिटामाइनोफेन जो है इसका अगर ओवरडोज हो गया है, टॉक्सिसिटी हो गई है या पॉइजनिंग हो गई है, उस केस में आपको क्या देना है, एज ए एंटीडोट एसिटिल सिस्टीन आपको देना है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको आप ओरल रूट से भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको आप ओरल रूट से भी दे सकते हैं, एनजी रूट से भी दे सकते हैं, लेकिन देना आपको किसके साथ है, विथ वाटर देना है। पहली चीज तो आपको याद रखनी है, विथ वाटर आपको देना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आप इसको आईवी रूट से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आईवी रूट से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गए हैं, रिजोल्व हो गए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए मैं वाइटल नर्सिंग एकेडमी और मेरी दोनों की तरफ से हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे पाएं और इजीएस्ट वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में भी आए। तो बस आप मेरी इतनी सी हेल्प कीजिए कि चैनल पे आप जितने भी कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं वो नए मेंबर्स को जोड़े और चैनल की जितनी भी वीडियो आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों को जरूर शेयर करें जो इन एग्जाम्स को दे रहे हैं या फिर ऐसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो नर्सिंग फील्ड की है। ठीक है, और मैं वादा करता हूं कि आपके जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियो हो होंगी वो मैं टाइम पर आपकी यहाँ पे पोस्टेड करता रहूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एडल्ट क्लाइंट है अंडरगोन ए लंबार पंक्चर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लंबार पंक्चर से क्वेश्चन आया है टू ऑब्टेन सीएस। अभी आप सभी को पता है कि लंबार पंक्चर्स एक क्या है, एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम सीएसएफ का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। द नर्स असेस फॉर विच ऑफ फॉलोइंग वैल्यू दैट शुड बी नेगेटिव इफ द सीएसएफ इज नॉर्मल। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नर्स जो है वो असेस कर रही है क्या, विच ऑफ फॉलोइंग वैल्यू दैट शुड बी नेगेटिव इन द सीएसएफ इज नॉर्मल। ठीक है, वो नेगेटिव होगा जब सीएसएफ क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो आपको मुझे ये बताना है कि विच ऑफ फॉलोइंग वैल्यू दैट शुड बी नेगेटिव इफ द सीएसएफ इज नॉर्मल। अगर सीएसएफ नॉर्मल है तो वो वैल्यू जो है वो इसमें क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी अगर आपने सीएसएफ कलेक्ट किया है। तो आपको मुझे बताना है कि नीचे जो दिए गए वैल्यूज हैं इनमें से कौन सी चीज है जो सीएसएफ में प्रेजेंट नहीं होती है। तो प्रोटीन है, ग्लूकोज है, रेड ब्लड सेल्स है या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, देखिए अब ये क्वेश्चंस आ ही गया है तो मैं आपको थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लंबार पंक्चर की। ठीक है, लंबार पंक्चर से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, इन पे क्वेश्चंस पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो लंबार पंक्चर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी पोजिशन पे बनते हैं, इसके लोकेशन पे बनते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। बिफोर पोजिशन आप क्या देने वाले हैं लंबार पंक्चर से, आफ्टर अगर आपने सीएसएफ कलेक्ट कर लिया है लंबार पंक्चर से तो फिर आप क्या पोजिशन दें। ठीक है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, जनरली जो क्वेश्चंस बनते आए हैं उन पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए देखिए जैसे मैं सबसे पहले आपको बताऊं साइट के बारे में। ठीक है, तो लंबार पंक्चर्स की जब अपन लेते हैं तो साइट कौन सी होनी चाहिए जिसपे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए एडल्ट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है लंबार 3 से लेके लंबार 4। ठीक है, L3 L4। और अगर आपसे चाइल्ड पे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है L4 से L5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये है, कुछ जगह एम्स ने राइट आंसर इसको L4 L5 का माना है, कुछ एम्स ने L3 L4 माना है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आप जो आंसर देना चाहें वो दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पाइनल कोड जो है वो L1 जो लंबार का L1 होता है इसके डिस्टल एंड पे आके खत्म हो जाती है। तो L3 L4 और L3 L4 और L4 L5 दोनों ही पॉइंट जो है वो बेस्ट साइट मानी जाती है फॉर द लंबार पंक्चर्स के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पोजिशन पे। अब बात कर लेते हैं पोजीशंस पे। तो देखिए दो पोजीशंस आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है, एक तो बिफोर लंबार पंक्चर एलपी जिसको स्पाइनल टेप भी बोलते हैं, ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है। स्पाइनल टेप के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको याद रखना है लंबार पंक्चर को। एक पूछा जा सकता है आपसे आफ्टर एलपी। ठीक है, आफ्टर एलपी, तो बिफोर लंबार पंक्चर्स क्या पोजीशन देते हैं और आफ्टर लंबार पंक्चर्स हम क्या पोजीशन देने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट। बिफोर में आपको याद रखना है क्या, बाउड बैक, बाउड बैक, या फिर आप सीधा याद रखें तो बाउड बैक, नी फ्लेक्स। ठीक है, नी फ्लेक्स टू एब्डोमेन, नी फ्लेक्स टुवर्ड एब्डोमेन, टुवर्ड एब्डोमेन एंड चिन टुवर्ड चेस्ट, चिन टुवर्ड चेस्ट। कहने का मतलब ये हो गया, आपसे सीधा आंसर पूछे तो सी सेप पोजीशंस आपको देनी है, सी सेप पोजीशन आपको देनी है। क्यों, ये देखिए जैसे ये एक व्यक्ति है मान के चलिए, तो चिन जो है, ये चिन जो है ये आपको टूवर्ड लेके जाना है चेस्ट की तरफ। ठीक है, और जो फिट्स है उसके नी जो है उनको फ्लैक्स कर लेना है और किस तरफ लेके जाना है, एब्डोमेन की तरफ। यानी क्लाइंट जो है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, सी शेप आपको पोजीशन उसको देनी है ताकि लंबार आपको क्या दिखे, एकदम क्लियर दिखे। ठीक है, और फिर बात कर लेता हूं मैं निडिल की। एलपी की जो निडिल होती है इसकी साइज भी पूछ ली जाती है। तो देखिए
1.5, 2.5, 3.5 और 5.0, ठीक है। इस साइज में, इंचेस में ये आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन से हो गया। पोजीशंस आपके क्लियर हो गई, साइट आपसे क्लियर हो गई। हाँ, आफ्टर एलपी आप कौन सी पोजीशन देंगे, तो आपको याद रखना है सुपाइन देते हैं। आफ्टर जब कंप्लीट हो गया है आपका स्पाइनल टेप या लंबार पंक्चर, तो हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। कब तक देते हैं? 4 to 12 आवर तक देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि एक तो ब्लीडिंग प्रिकॉशंस यहाँ पे बना रहे, ठीक है, ब्लीडिंग ना हो व्यक्ति को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए, लंबार पंक्चर करते समय आपको ध्यान रखना है कि स्पाइनल कोड इंजुरी ना हो, इसीलिए बेस्ट साइट ही आपको चूज करनी होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये तो हो गए एलपी से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात कर लेता हूं मैं क्वेश्चंस के ऊपर कि सीएसएफ में क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट नहीं होता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले, देखिए प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कितना होता है सीएसएफ में, तो आपको याद रखना है 15 से लेके 45 mg/dl। नॉर्मली सीएसएफ के अंदर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर प्रोटीन जो है वो 15 से लेके 45 mg/dl जो है वो प्रेजेंट होता है। बात करूं मैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज कितना होता है, तो आपको याद रखना है 45 से लेके 74 mg/dl के राउंड अप में आपको ग्लूकोज प्रेजेंट देखने को मिलेगा। किसके अंदर? सीएसएफ के अंदर। ये बात आपको याद रखना है, सॉरी सीएसएफ के अंदर नहीं, सीएसएफ के अंदर ग्लूकोज आपको देखने को मिलेगा 45 से लेके 74 mg/dl। लेकिन डब्ल्यूबीसी की मैं बात करूं तो डब्ल्यूबीसी आपको देखने को मिलेगी 0 से 8 सेल्स पर mm3। ये आपको याद रखना है, 0 से 8 सेल्स पर mm3 आपको कौन देखने को मिलेगी? व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि सीएसएफ अगर नॉर्मल है तो क्या ऐसी चीज है या क्या ऐसा कंटेंट है जो प्रेजेंट नहीं होता है, तो आपको याद रखना है सीएसएफ में आरबीसी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या जाएगा? सी जाने वाला, सी जाने वाला। तो लंबार पंचार से देखिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको लगभग यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में इसको कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चंस देखिए हिट होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपसे गलत हो गए तो इसका मतलब है आप सिलेक्शंस की होड़ में, रेस में बहुत पीछे चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल का कंपटीशन है ही ऐसा, पोस्टें होती हैं कम और कैंडिडेट हैं ज्यादा। तो एस्पायरेंट्स जब भी उस पोजीशंस में जाके पहुंचता है, जब उसको एग्जाम देना होता है, तो तैयारी देखिए सब करते हैं। ऐसा नहीं है, आप कभी भी ये मत सोचना कि हम देने आए हैं तो बाकी लोग कम कमजोर हैं, कोई भी नहीं है, सब अपना एफर्ट्स पूरा देते हैं। सवाल सिर्फ इतना होता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि एग्जाम देने का जो समय आपको मिलता है, 1.5 घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे, वो समय में आप खुद को कितना मेंटेन कर पाते हैं, आपका कॉन्शियसनेस कितना अच्छा रहेगा, शार्पनेस आपकी क्या रहने वाली है, आप टाइमिंग को किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को पढ़ने में, उसको सॉल्व करने में, और ऑप्शंस पे आपका कितना पावर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करना है, कौन सा नहीं, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो, समझ रहे हो, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो। तो इसी प्रैक्टिस के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जो वाइटल नर्सिंग एकेडमी का है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे ज्वाइन करना ना भूलें। उसके वहां पे डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस होती है, आप जरूर वो ज्वाइन करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, और वो क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस वहां पे डालते हैं, विथ रेशनल्स में डालने की कोशिश करता हूँ, तो वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। ये आपको याद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है। लंबार पंक्चर में जब भी हम सीएसएफ को कलेक्ट करते हैं तो सीएसएफ की टेस्टिंग में आरबीसी आपको नहीं मिलने वाली, तो मिलने वाले हैं वो सारे कंटेंट मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बर्न का इंजुरी का पेशेंट है, ए क्लाइंट विद बर्न इंजुरी रिसीव प्रिस्क्रिप्शंस फॉर ए रेगुलर डाइट, ओके, which is the best meal for the nurse to provide to the client to promote wound healing। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि बर्न का पेशेंट है, इसको आपको रेगुलर डाइट देना है, ठीक है। अब बेस्ट मील आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूं, बर्न के केस में जब भी डाइट का सवाल आए और बेस्ट मील आपसे पूछे, तो आपके दिमाग में दो वर्ड आ जाने चाहिए। एक तो आना चाहिए प्रोटीन। एक तो क्या आना चाहिए आपके दिमाग में? प्रोटीन आना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट हो, ठीक है, और विटामिन सी रिच डाइट हो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्यों? प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्ड का काम करता है, और विटामिन सी जो है वो हीलिंग का काम करता है, और ये बर्न का पेशेंट है। तो आप देख लीजिए अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों में रिच में रहेगा।
तो पीनट बटर, जेली, सैंडविच, एप्पल और टी। तो देखिए टी जो है वो लो न्यूट्रिएंट है, जेली भी नॉन न्यूट्रिएंट होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, लो न्यूट्रिएंट होता है। व्हील चॉप, बॉइल्ड पोटैटोज, जेल ओ, ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस सही है पर जेल ओ जो है ये लो न्यूट्रिएंट है, इसलिए ये सो गलत आंसर। पास्ता विद टोमेटो सॉस, गार्लिक ब्रेड और जिंगर, ठीक है, तो ये भी लो न्यूट्रिएंट है। चिकन ब्रेस्ट अच्छा है, ब्रोकली और स्ट्रॉबेरी मिल्क, ठीक है, स्ट्रॉबेरी और मिल्क। देखिए अभी इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बैठेगा, तो जैसे मैं आपको बता रहा था चिकन ब्रेस्ट और मिल्क, ठीक है, तो देखिए रिच प्रोटीन होता है, यहाँ पे चिकन में क्या होता है, रिच प्रोटीन है, ठीक है, रिच प्रोटीन है। मिल्क में भी क्या है, प्रोटीन ज्यादा होता है, ठीक है। और जो ब्रोकली और स्ट्रॉबेरी है इनमें क्या होगा, विटामिन सी जो है वो रिच होगा, विटामिन सी जो है वो रिच होगा, और हमें यही चाहिए, हमें क्या चाहिए, यही चाहिए। तो आपका ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जाएगा डी, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत है। क्यों, क्योंकि उनमें कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो लो न्यूट्रिएंट है, और लो न्यूट्रिएंट हम यहाँ दे नहीं सकते, क्योंकि बर्न के केस में प्रायोरिटी ये रहती है कि आपको प्रोटीन और विटामिन सी रिच डाइट देनी होती है, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, बर्न का केस हो, ठीक है, तो हमेशा, या फिर वुंड का कोई भी केस हो, तो प्रोटीन और विटामिन सी जो रिच डाइट है वो आपके लिए प्रेफरेबल रहेगी उस पेशेंट्स के लिए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे रहेगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, नर्स जो है वो केयर कर रही है एक क्लाइंट की, ठीक है, नर्स जो है वो केयर कर रही है क्लाइंट की विथ ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इज प्लानिंग केयर। प्रॉब्लम क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, प्लानिंग कर रहे हैं अपन क्या, मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस आपको मेंटेन करना है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का पेशेंट है। नर्स इज कंसर्न अबाउट द क्लाइंट स्वेलोइंग एबिलिटी। नर्स के सामने कंसर्न क्या है कि क्लाइंट की स्वेलोइंग एबिलिटी को वो क्या करिए, कंसर्न करना है। तो विच ऑफ फॉलोइंग फूड आइटम शुड द नर्स इलिमिनेट फ्रॉम दिस क्लाइंट डाइट। अब ये चार जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जैसे स्पाइनच है, कस्टर्ड है, स्क्रैम्ब्ड एग है और मैस्ड पोटैटो है, इन चारों में से आपको न्यूट्रिशनल जो डाइट इस पेशेंट्स को दी जा रही है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को, इस बंदे को स्वेलोइंग में क्या हो रही है, एबिलिटी में कंसर्न है, यानी इसको दिक्कत है। तो कौन सी डाइट ऐसी है, या कौन से डाइट का वो कंटेंट जो आप यहाँ से इलिमिनेट करेंगे, यानी यहाँ से हटा देंगे, तो वो कौन सा प्रोडक्ट है जो यहाँ से आपको हटाना है, जो उसकी swallowing की जो डिफिकल्टी है उसमें वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए हमें उसको वहां से इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, बताइए। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, पुअर swallowing प्रॉब्लम है, क्या है, पुअर swallowing प्रॉब्लम है, यानी कैंडिडेट के जो रिफ्लेक्स है swallowing के वो क्या है, कम है। तो आपको यहाँ पे कैसे फूड देना है, यहाँ पे आपको फूड देना है जिससे इसकी स्वेलोइंग रिफ्लेक्स जो है वो इंक्रीज हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है कि फ्लेवरफुल आपको डाइट देनी है, ठीक है, वेल चिल होनी चाहिए, जिससे क्या इसकी स्वेलोइंग रिफ्लेक्स जो है वो क्या हो, इंक्रीज हो, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और वार्म हो, ठीक है, और वार्म फूड हो। तो देखिए कौन कौन से हैं, जैसे कस्टर्ड हो गया, ठीक है, कस्टर्ड हो गया, कस्टर्ड हो गया, स्क्रैम्ड एग हो गए और मॉस्ड पोटैटोज। अब ये तीनों ही क्या है, मैं आपको बताऊं तो ये तीनों क्या है, एक तो सॉफ्ट है, और या फिर आप इसको बोल सकते हो सेमी सॉफ्ट फूड है, ठीक है, सेमी सॉफ्ट फूड है, ठीक है। दूसरा, ये फ्लेवरफुल भी होते हैं, वेल चिल्ड भी हैं और वार्म भी है, ठीक है। तो ये फूड क्या है, swallowing रिफ्लेक्स को क्या करने वाले हैं, स्टिमुलेट करेंगे, swallowing रिफ्लेक्स को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। और swallowing रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट के लिए ही हम ऐसी डाइट देंगे इस बंदे को जिससे ये क्या कर सके, इजीली उनको स्वेलो कर सके। तो यहाँ पे कस्टर्ड भी सही है, स्क्रैप्ड एग भी सही है और मैश्ड पोटैटोज, ये तीनों ही आंसर यहाँ पे सही है। बचा कौन, स्पाइनच, ठीक है। अब स्पाइनच किस में आता है, रो वेजिटेबल्स में आता है, किस में आता है, रो वेजिटेबल्स का एग्जांपल है कौन, स्पाइनच, ठीक है, रो वेजिटेबल्स। तो रो वेजिटेबल्स हम कभी भी नहीं देते हैं जिनकी स्वलोइंग रिफ्लेक्स कैसी हो, पुअर हो। तो ये यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, एलिमिनेट होने वाला है, स्पाइनच, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे रो वेजिटेबल्स हो गए, डाइस्ड बीन्स हो गए, ठीक है, डाइस्ड बीट्स हो गए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा स्टिंग्स हो गए, ठीक है, स्ट्रिंग्स हो गए। तो ये वेजिटेबल्स जो होती है ना, डाइस बीट्स हो गई, स्ट्रिंग्स वेजिटेबल्स हो गई, रो वेजिटेबल्स, ये हम कभी भी नहीं देते हैं जिन कैंडिडेट्स को पुअर स्वलोइंग
प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हमें ऐसी डाइट देनी होती है जिससे उनकी स्वेलोइंग का जो रिफ्लेक्स है वो क्या हो, स्टिमुलेट हो, जिससे वो उनको इजीली क्या हो सके, निगल सके। तो यहाँ पे कस्टर्ड भी सही है, स्क्रैम्ड एग भी सही है और मैश्ड पोटैटो भी सही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, ए। स्पाइनस को हम यहाँ से क्या करेंगे, एलिमिनेट करने वाले हैं, ये बात आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्स जो है वो क्लोजली मॉनिटर कर रही है एक क्लाइंट को, एक बच्चा है वो भी, उसका इंक्रीज हो रहा है आईसीपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईसीपी जो है यहाँ पे क्या होने वाला है, इंक्रीज हो रहा है। एक बच्चा है हु हैज बीन एग्जिबिटिंग डिकोर्टिकेट फ्लेक्सर पोजीशन। ठीक है, डिकोर्टिकेट फ्लेक्सर पोजीशन जो है वो एग्जिबिट कर रहा है, कौन, बच्चा। द नर्स नोट दैट चाइल्ड सडनली एग्जिबिट डीसेरिब्रेट एक्सटेंशन। अब देखिए दोनों कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। एक तो डिकोर्टिकेट भी देखने को मिल रहा है और फिर नर्स नोट करेगी सडनली बच्चा किस में चला गया, डेसिब्रेट में भी चला गया है। पोस्चरिंग एंड इंटरप्रेट्स दैट दिस चेंजेस इन द चाइल्ड कंडीशंस इंडिकेट विच ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैंडिडेट डीकोर्टिकेट पोस्चर से किस में जा रहा है, डीकोर्टिकेट पोस्चर में है। ठीक है, और किस में जा रहा है, डीसेरिब्रेट में जा रहा है, डीसेरिब्रेट में जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको बताऊंगा क्या है ये। डीसेरिब्रेट पोस्चर में जा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नर्स जो है वो क्या इंटरप्रिटेट करेगी कि बच्चे की ये जो पोजीशन डीकोर्टिकेट से डीसेरिब्रेट में चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये इनसिग्निफिकेंट फाइंडिंग है, इंप्रूवमेंट है उस बच्चे की कंडीशन में, या फिर आईसीपी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, या फिर न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस जो है वो डिटोरिएट हो रहे हैं। तो क्या है ये आपको मुझे बताना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिकोर्टिकेट क्या है और डीसेरिब्रेट क्या है। ठीक है, डिकोर्टिकेट क्या है और डीसेरिब्रेट कंडीशंस क्या है, तब आपको क्लियर होगा कि प्रॉब्लम है क्या। तो देखिए डिकोर्टिकेट और डीसेरिब्रेट जो है वो क्या होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जब आईसीपी जो है वो इंक्रीज होता है तो उस केस में आपको ये दोनों देखने को मिलती है। अब किस लेवल पे देखने को मिलेंगी वो मैं आपको बताता हूँ और इनमें होता क्या है। ठीक है, तो डिकोर्टिकेट में आपको याद रखना है जैसे मैं आपको बताऊं ये दोनों अपोजिट होती हैं। डिकोर्टिकेट तो कोर्टिकेट, कोर्टी याद रखना है आपको। कोर्टिकेट से आपको वर्ड याद रखना है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कौन सा वर्ड याद रखना है, कॉन्ट्रैक्शन। यानी बच्चे में आपको पोस्चर देखने को मिलेगा फ्लेक्शन का, जो कि इसमें लिखा हुआ है। और डीसेरिब्रेट में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन जो फ्लेक्सर है वो देखने को मिलेगा, सॉरी एक्सटेंशन आपको क्या देखने को मिलेगा, पोस्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। और बात करें ये देखिए यहाँ पे दोनों पोजीशनिंग मैंने यहाँ पे आपको शो करी है। और ये प्रॉब्लम किसकी होती है, ब्रेन इंजरी की। मैं आपको धीरे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए ये तो पोजीशन क्या है, डिकोर्टिकेट है। देखिए इसमें क्या होता है, कैंडिडेट की जो आर्म होती है वो टूवर्ड होती है चेस्ट की तरफ, और यहाँ पे देखिए पोजिशन कैसी हो रही है इसकी, फ्लैक्स कर रहा है। ये क्या कर रहा है, फ्लैक्शन कर रहा है। तो आपको याद रखना है सी सी शेप जो इसमें आपको क्या देखने वाली मिलेंगी, आर्म देखने को मिलेंगी। ठीक है, और फिट्स देखिए इसके कैसे हैं, एक्सटेंड है। फिट्स इसके कैसे हैं, एक्सटेंड है। फिट्स दोनों में ही एक्सटेंड देखने को मिलेंगे आपको, डिसेरिब्रेट में भी इसमें भी। लेकिन कॉर्टिकेट आप कैसे समझ सकते हो, जब इस व्यक्ति की आर्म्स जो हैं वो चेस्ट की तरफ आकर यूं हो जाए, फ्लैक्स हो जाए। ठीक है, पहली चीज तो आपके ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए। दूसरी चीज आपको याद रखना है, ग्लासकोमा जो स्केल होता है, ग्लासकोमा जो स्केल होता है, ठीक है, इसका मोटार स्केल्स जो है, ठीक है, उसका मतलब ये क्या है, कोमा की स्टेज होती है। ठीक है, तो ग्लास कोमा स्कोर कितने पे, थ्री स्कोर्स अगर आ जाता है तो आपको ये वाली पोजीशंस और ये वाली पोजीशंस दोनों देखने को मिल सकती हैं क्लाइंट के अंदर। ठीक है, पहली चीज आपको याद रखनी है। अब डिकोर्टिकेट पोजिशनिंग कब देखने को मिलती है, क्वेश्चन से ये पूछा जाता है ज्यादातर। तो आपको याद रखना है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स या फिर मिड ब्रेन। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स या मिड ब्रेन में अगर क्या हुई है, इंजुरी हुई है कैंडिडेट को, तो आपको केस देखने को मिलेगा डीकोर्टिकेट पोस्चर का। पहली चीज मैं आपको याद बता रहा हूँ। दूसरी चीज अगर आपको पूछे तो आपको याद रखना है कि रेड न्यूक्लियाई जो कहाँ प्रेजेंट होती है, मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, रेड न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट होती है, मिड ब्रेन में होती है। तो रेड न्यूक्लियाई के अबोव में अगर लीजन्स बन रहे हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेड न्यूक्लियाई के अबोव में अगर लीजन्स हैं, ठीक है, तो आपको कौन सी पोजीशन देखने को मिलेगी, डिकोर्टिकेट पोजीशन देखने को मिलता है। यानी दो क्वेश्चंस आपके यहाँ से क्लियर हो गए,
सेरिब्रल कॉर्टेक्स या फिर मिड ब्रेन में अगर इंजुरी है तो आपको डिकोर्टिकेट देखने को मिलेगा। और रेड न्यूक्लियस जो मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है, अगर इसके ऊपर जो लीजन्स अगर बन रहे हैं तो फिर आपको डिकोर्टिकेट पोस्चर देखने को मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई मैंने आपको याद रखना है कि इसमें आर्म्स जो हैं वो बॉडी के मतलब चेस्ट की तरफ टूवर्ड, मतलब चेस्ट की तरफ आके कैसे हो जाते हैं, फ्लैक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फ्लैक्शन आपको देखने को मिलेगा। यानी आर्म्स की जो पोजीशन है वो कैसी देखने को मिलती है आपको? सी शेप जैसी देखने को मिलती है। क्लियर? ये तो हो गया आपका डिकोर्टिकेट। नेक्स्ट बात करते हैं डेसिब्रेट। डेसिब्रेट में भी आपको याद रखना है जीसीएस स्कोर्स जो मोटार स्कर्स का है वो कितने पे रहेगा? 3 पे, यानी कोमा की स्टेज हो गई। फिर अब यहाँ पे देखिए इस बंदे की पोजीशंस कैसी हो रही हैं। आर्म्स जो हैं वो बॉडी के अवे जा रही हैं, बॉडी के किस तरफ जा रही हैं? दूर जा रही हैं। और कैसी हो रही हैं? बाहर की तरफ क्या हो रही हैं? देखिए एक्सटेंड हो रही हैं। बाहर की तरफ क्या हो रही हैं? एक्सटेंड हो रही है। यानी आपको याद रखना है इसमें शेप कैसे बनेगी? ई शेप आपको बनती हुई दिखाई देगी। किसकी? आर्म्स की। किसकी शेप दिखाई देगी? आर्म्स की जो है वो सी शेप आपको दिखाई देने वाली है। ठीक है। दूसरी चीज, डेसिबरेट पोस्चर जो है वो किसकी इंजुरीज पे होता है? तो आपको याद रखना है पोन्स। पोन्स जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेन्स पोन्स हो गया या फिर मेंडुला ओब्लोगेटा। ठीक है, तो इस एरिया में अगर इंजुरी हुई है, इस एरिया में अगर इंजुरी हुई है तो आपको कौन सी पोस्चर देखने को मिलेगा? डेसिबरेट पोस्चर देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको याद रखना है, रेड न्यूक्लियाई जो मैंने अभी आपको बताया जो मिड ब्रेन में है, ठीक है, रेड न्यूक्लियाई के बिलो में अगर क्या है? लीजन्स हैं। अगर रेड न्यूक्लियाई के बिलो में, यानी कहाँ पे होंगे? वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पे। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो कहाँ प्रेजेंट होती है? वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट होती है? पोन्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के ऊपर और रेड न्यूक्लियाई के नीचे अगर यहाँ पे आपके लीजन्स अगर बन रहे हैं क्लाइंट के, तो आपको कौन सा पोस्चर देखने को मिलेगा? डेसिब्रेट पोस्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस किसको बताती हैं? ये बताती हैं न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशंस को। किसको बताती हैं? ये न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशंस को कंडीशन बताती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि कैंडिडेट पहले बच्चा किस में था? डिकोर्टिकेट में था, और फिर चेंज हो गया सडनली किस में? डेसिब्रेट में चेंज हो गया है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एज ए स्टाफ नर्स आप अगर वहां पे है तो क्या आप इंटरप्रेट करने वाले हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, समझ गए? तो अब देखिए कैंडिडेट यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइल्ड पहले किस में था? डिकोर्टिकेट में था, और फिर चेंज हुआ किस में? डेसिब्रेट में चेंज हुआ। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एज ए स्टाफ नर्स आप क्या इंटरप्रेट करेंगे? तो ना ही ये इनसिग्निफिकेंट फाइंडिंग है, ना इम्प्रूवमेंट है, ना ही ये आईसीपी डिक्रीज होने का सवाल है। ठीक है, क्योंकि आईसीपी तो लगातार इंक्रीज है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? डिटोरिएटिंग न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डिटोरिएटिंग न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस आपका यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? डी यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। देखिए डिसिब्रेट और डेकोर्टिकेट का जो पूरा क्वेश्चंस बनते आए हैं एग्जाम्स में, वो लगभग मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। तो आपको याद रखना है जीसीएस जो स्केल होता है जिससे हम पता करते हैं, तो उसका 3 स्कोर्स जो होता है वहां पे कोमा स्टेज होती है। टोटल स्कोर इसका कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, तो 3 जब इसका जीसीएस स्कोर आ रहा है तो मोटार स्केल में जब 3 स्केल आ रहा है तो आपको दोनों कंडीशंस देखने को मिलती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि डैमेज कौन सा पार्ट हुआ है, वहां पे आपको ये दोनों पोजीशंस जो हैं वो अलग अलग इंडिकेट होती हुई दिखाई देने वाली। ठीक है, तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, नर्स जो है वो केयर कर रही है, हॉस्पिटलाइज एक इन्फेंट है, मॉनिटरिंग फॉर इंक्रीज आईसीपी, फिर से क्वेश्चन आईसीपी पे है, एंड नोट डेट एंटीरियर फोंटानेल बल्ग व्हेन इन्फेंट क्राइज। जब भी बच्चा, जो छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, वो क्राई करता है तो उसका एंटीरियर फोंटानेल जो है वो बल्ग हो रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस असेसमेंट फाइंडिंग विच एक्शन वुड द नर्स टेक? आईसीपी इसका क्या हो रहा है? मॉनिटरी कर रही है वो आईसीपी को, इंक्रीज आईसीपी है, नोट करिए कि एंटीरियर फोंटानेल जो है उस बच्चे का वो क्या हो रहा है? पल्ग हो रहा है, जब वो क्राई हो रहा है। तो बेस्ड ऑन असेसमेंट फाइंडिंग नर्स क्या एक्शन लेने वाली है? तो डॉक्यूमेंट फाइंडिंग करेगी, लोअर द हेड ऑफ बेड करेगी, प्लेस द इन्फेंट इन एनपीओ नथिंग पर ओरल स्टेटस पे रखने वाली है, या फिर वो फिजिशियंस को क्या करने वाली है? इमीडिएटली नोटिफाई करने वाली है। ठीक है, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आप बताइए मुझे क्या आंसर इसका सही रहने वाला है? क्या आंसर यहाँ पे आपका सही रहने वाला है? तो बताइए। तो जैसे बात कर रहे थे, तो क्या
असेसमेंट फाइंडिंग रखा जाएगा नर्स के द्वारा। जब केस आईसीपी से इंक्रीज है और कैंडिडेट क्या हो रहा है, बच्चा जो है वो रो रहा है, तो रो रहा है उसकी वजह से उसका एंटीरियर फोंटानेल कैसा है, बल्ग हो रहा है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपन, देखिए फोंटानेल क्या चीज़ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फोंटानेल हम किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है वाइड गैप बिटवीन सूचर्स लाइन। ठीक है, वाइड गैप बिटवीन सूचर्स लाइन, बिटवीन सूचर्स लाइन। ठीक है, जो सूचर्स होते हैं उनके बीच में जो वाइड गैप होगा उसको हम कहते हैं फोंटानेल। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, कितने होते हैं ये, तो 6 होते हैं। कितने होते हैं टोटल, टोटल 6 फोंटानेल होता है। ठीक है, देखिए फिजिकली अगर आपको असेसमेंट करना है तो हम 2 फोंटानेल को असेसमेंट करते हैं, एक तो होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको फिजिकली असेसमेंट करना है, फिजिकल जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें सिर्फ 2 फोंटानेल को क्या करना होता है, असेस करना होता है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। और बाकी कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं स्पिनोइडल। ठीक है, याद रखना है स्पिनोइडल फोंटानेल। ठीक है, कितने होते हैं, ये 2 होते हैं। ठीक है, संख्या में। एंटीरियर फोंटानेल कितना होता है, एक ही होता है, और पोस्टीरियर भी एक ही होता है। और सेकंड मैं बात करूं, स्पिनोइडल हो गए कितने, 2, और सेकंड कौन सा होता है, मैस्टोइड होता है। कौन से होते हैं, मैस्टोइडल होता है। मैस्टोइडल कितने होते हैं, तो मैस्टोइडल कितने होते हैं, 2। तो 2 और 2 4, और एक 5 और एक 6, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। और फिजियोलॉजिकली फिजिकली आपको जो असेसमेंट करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, इंटीरियर और पोस्टीरियर। अब बात कर लेते हैं नॉर्मली जो फोंटानेल होते हैं ना, नॉर्मली जो फोंटानेल है, नॉर्मल जो फोंटानेल होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आपको याद रखना है फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं, नॉर्मली फ्लैट होते हैं। लेकिन 2 कंडीशंस आपको याद रखनी है। एक कंडीशंस तो क्या हो सकती है कि फोंटानेल जो है, ठीक है, एक कंडीशन तो क्या हो सकती है कि फोंटानेल जो है वो डिप्रेस हो। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ क्वेश्चंस फंसते हैं। फोंटानेल क्या है, डिप्रेस हो, या फिर फोंटानेल कैसे हो, बल्ब हो। फोंटानेल जो है वो कैसे हो, बल्ब हो। ठीक है, फोंटानेल बल्ब हो। तो फोंटानेल डिप्रेस है तो क्या कंडीशन होगी, तो फोंटानेल बल्ब है तो क्या कंडीशन होगी। तो आपको याद रखना है, फोंटानेल अगर डिप्रेस होता है ना, तो कंडीशंस होती है वो किसको इंडिकेट करता है, सॉरी डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, बॉडी में डिहाइड्रेशन कंडीशन है तो फोंटानेल कैसा होगा, डिप्रेस होगा। लेकिन अगर कैंडिडेट को हाइड्रोसिपिलिस है तो फोंटानेल कैसे होंगे, बल्ब होंगे। ठीक है, या फिर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो भी बल्ब हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, जैसे बात अपनी चल रही थी कि इस पे एंटीरियर फोंटानेल पे, तो नॉर्मली एंटीरियर फोंटानेल कैसा होता है, फ्लैट होता है। लेकिन अब यहाँ कंडीशंस क्या हो रही है, आईसीपी इंक्रीज के साथ साथ कैंडिडेट क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है। अब जब भी कोई बच्चा क्राई करता है, जब भी कोई बच्चा क्राई करता है तो उसका एंटीरियर फोंटानेल क्या हो जाएगा, बल्ब होता है। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, जब भी कोई बच्चा जो है वो क्राई करता है, जब भी कोई बच्चा क्राई करेगा, या फिर आईसीपी इंक्रीज है या फिर हाइड्रोसिपिलिस, तो ये तो एबनॉर्मल कंडीशन हो गई। जब भी कोई बच्चा इन्फेंट क्राई करता है या फिर आईसीपी इंक्रीज है तो उसका जो फोंटानेल है, इंटीरियर फोंटानेल, जो कहाँ पे होता है, इंटीरियर साइड में होता है, नहीं टॉप ऑफ हेड होता है ये। ठीक है, ये टॉप ऑफ हेड होता है और वो बैक ऑफ हेड होता है, पोस्टीरियर वाला है जो। ठीक है, तो फोंटानेल जो बच्चा क्राई किया, अब इन्फेंट क्राई करने की कंडीशंस हो गई या फिर आईसीपी बढ़ रहा है, दोनों ही कंडीशन में एंटीरियर फोंटानेल जो है वो बल्ब हो जाते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर इस यहाँ पे क्या रहने वाला है, देखिए फिजिशियंस यहाँ पे करना गलत है, क्योंकि नॉर्मली होता है ये, जब भी इन्फेंट क्राई करता है तो फोंटानेल जो है वो बल्ब हो जाते हैं। एनपीओ स्टेटस रखना भी गलत है, लोअर हेड भी गलत है। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो राइट आंसर इस यहाँ पे क्या होगा, ए होने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा गलत हो जाते हैं। ठीक है, पहली चीज तो हो गई ये। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। अब टोटल मैंने आपको डेफिनेशंस बता दी, फोंटानेल किसको कहते हैं, टोटल कितने होते हैं ये भी बता दी, नॉर्मली ये फ्लैट होता है। अब बात कर लेते हैं कंडीशंस भी मैंने आपको बता दी है कि फोंटानेल अगर डिप्रेस हो तो कंडीशंस है डिहाइड्रेशन की, और अगर बल्ब हो तो कंडीशंस है हाइड्रोसिपिलस की। अब बात कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चंस जो एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटानेल पे आते हैं। तो एक तरफ मैं लिख देता हूँ आपका एंटीरियर फोंटानेल, ठीक है, अब एक तरफ आपका आ गया पोस्टीरियर फोंटानेल। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एंटीरियर फोंटानेल और पोस्टीरियर फोंटानेल पे क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो एंटीरियर फोंटानेल को तो हम क्या बोलते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। इसका दूसरा नाम क्या है ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एंटीरियर फोंटानेल को हम बोलते हैं ब्रेगमा, क्या बोलते हैं, ब्रेगमा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं,
लैम्डा बोलते हैं, ये आपको याद है। ठीक है, ये तो हो गए नेम। ठीक, अब पूछ सकते हैं आपसे शेप के बारे में। शेप क्या होती है? तो एंटीरियर की कैसी शेप होती है? डायमंड शेप होती है, ये आपको याद रखना है। एंटीरियर की कैसी शेप होती है? डायमंड होती है। जबकि पोस्टीरियर की कैसी होती है? ट्रायंगुलर होती है। कैसी होती है? ट्रायंगुलर होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? इनके क्लोज होने का समय पूछा जा सकता है। क्लोज टाइम आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब क्लोज हो जाता है या कब ये बंद हो जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है एंटीरियर जो है वो 12 से लेके 18 मंथ यानी 12 टू 18 मंथ जो है वो लग जाते हैं किसको? इंटीरियर फोंटानेल को क्लोज होने में। जबकि पोस्टीरियर फोंटानेल को कितना टाइम लगता है? 1.5 मंथ से लेके 2 मंथ तक का समय लग जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। ट्रिक के बारे में बताऊं तो आप इसको याद रख सकते हैं, 1.5 साल में एंटीरियर फोंटानेल और 1.5 मंथ में पोस्टीरियर फोंटानेल। तो देखिए इस तरह से आपको याद रह जाएगा। ठीक है, एक मंथ लगाना है, एक में ईयर लगाना है, बस इतना फर्क है, बाकी क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि एंटीरियर फोंटानेल को कितने सूचर्स बनाते हैं और पोस्टीरियर फोंटानेल को कितने सूचर्स बनाते हैं। ठीक है ये आपको याद रखना है। तो एंटीरियर फोंटानेल को तो 4 सूचर्स लाइन जो है वो मिलके बनाती है, ये आपको याद रखना है। 4 सूचर्स लाइन, इसीलिए इसका शेप कैसा बनता है? डायमंड शेप बनता है। और पोस्टीरियर को कितनी बनाती हैं? 3 सूचर्स लाइन जो है वो मिलके बनाती है, इसीलिए 3 होने की वजह से इसका शेप कैसा होता है? डायमंड वो ट्रायंगुलर शेप होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है अब बात कर लेते हैं, अब ये सूचर्स लाइन आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन सी सूचर्स लाइन होती हैं जो एंटीरियर फोंटानेल को बनाती है। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी हैं। तो एंटीरियर है तो देखिए पहला कौन सा आ जाएगा? फ्रंटल आपका आ जाएगा एक। ठीक है, फिर आ जाते हैं कोरोनल। फिर आ जाते हैं कोरोनल। कोरोनल कितने होंगे? 2 सूचर्स लाइन होंगी कोरोनल की, और एक होगी आपकी सैजाइटल सूचर्स लाइन, याद रखना है। एक सैजाइटल, टोटल कितनी हो गई? 4। एक फ्रंटल सामने वाली है, कोरोनल, ठीक है, और सैजाइटल। ठीक है, फिर अब पोस्टीरियर फोंटानेल की मैं बात करूँ तो पोस्टीरियर में कौन कौन सी होंगी? तो पोस्टीरियर में आपको याद रखना है, पोस्टीरियर किस तरफ है? पीछे की तरफ है। तो यहाँ पे कौन मिलेगा आपको? सैजाइटल मिलने वाली है। कितनी? सैजाइटल की एक लाइन होती है। और लॉन्गिट्यूडनल सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, लैम्डोइड, क्या बोलते हैं इसको? लैम्डोइडल। लैम्डोइडल, लैम्डोइडल जो सूचर्स लाइन है वो कितनी मिलने वाली है? 2, क्योंकि पोस्टीरियर फोंटानेल को हम क्या बोल रहे हैं? लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, तो लैम्डोइडल सूचर्स लाइन आपकी कितनी रहेंगी? 2। और सैजाइटल सूचर्स लाइन कितनी रहेंगी? 1। ये 3 मिलके क्या बनाती है? पोस्टीरियर फोंटानेल। और ये चारों मिलके क्या बना रही है? एंटीरियर फोंटानेल। आई होप और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फोंटानेल से रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, सारा क्लियर कर दिया है आपका। और क्वेश्चंस ने आपसे सिंपल सा यही पूछा था कि आईसीपी किसी बच्चे का बढ़ रहा है, लेकिन बच्चे का जो फोंटानेल है एंड नॉट डेट एंटीरियर फोंटानेल बल्ग व्हेन इन्फेंट क्राई, जब बच्चा क्राई कर रहा है तो उसका फोंटानेल जो है इंटीरियर वाला वो बल्ग कर रहा है। तो आपको मैंने बता दिया है, जब भी बच्चा इन्फेंट अगर क्राई करता है या फिर उसका आईसीपी बढ़ा हुआ है, इस केसेस में जो है फोंटानेल आपको बल्ग होते हुए दिखाई दे देंगे। एबनॉर्मली जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि फोंटानेल अगर बल्गी रहे कंटिन्यूअस तो फिर उसको हाइड्रोसिपिलस कहेंगे कंडीशंस, यानी कलेक्शन ऑफ सीएसएफ। और अगर फोंटानेल डिप्रेस है तो कैंडिडेट किस में जा रहा है? डिहाइड्रेशन में जा रहा है। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, लगभग लगभग चीजें आपकी यहाँ पे क्या हो चुकी हैं? कवर हो चुकी। ठीक है, तो आज की सीरीज में वो आप जो अभी आपने पढ़ा वो आपका लास्ट क्वेश्चंस रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आज हमारे सोल्व हुए हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और बहुत कुछ आपने आज सीखने को मिला होगा। और इसका रिजल्ट मैं आपका नोटिस करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे। और वीडियो आपने एंड तक देखी है उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हैं तो लाइक कीजिए, और इन वीडियो को और चैनल को आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को आप अपने कलीग्स फ्रेंड्स जितने भी क्लासमेट्स हैं उनको शेयर कीजिए। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट जो एनएचएम्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एम्स नोटसेट की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आने वाली जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जैसे गुजरात से कमिश्नरेट ऑफ हेल्थ से भी आने के चांसेस हैं, के साथ साथ जीएमआरएस के भी एग्ज़ाम्स आने की संभावना है। तो ये सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करने के लिए आप वाइटल नर्सिंग अकेडमी के चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को आप शेयर करें,
फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, और वीडियो के एंड में मैं आपको फिर से सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे विशेस दे रहा हूँ। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।